Good morning, all of you. Again, we are having a new lesson here that is from class 8, and the lesson is here rural life and society. This is one of the very important lesson to understand what we want to do. On that time, when the Britishers they were ruling over India, which type of the policy they were just trying to introduce to make the fool of people, and they just want to take more and more taxes. Through that, they can rule over India perfectly. So, in this chapter, we will read 2 to 3 things, especially that we are having here: permanent settlement, Rayatwari system, and Mehalwari system. So, what is the difference between these three taxes, whatever they put it on us? Because they were just trying to take more and more taxes. Through that, they just want to earn more and more money. They want to develop Britain more and more on that time. So, they were just trying to put some policies. Through that, the people shouldn't realize that कि हम क्या कर रहे हैं, and they were wanting to earn as much as money that they can take from ourselves. So the major issue is coming here, परमानेंट सेटलमेंट. तो परमानेंट सेटलमेंट था क्या, कहाँ शुरू हुआ, किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया? तो it was started in 1793 by the Lord Cornwallis. ठीक है, ये था क्या, ये जमींदारी प्रथा थी. अंग्रेजों को देखा जब टैक्स नहीं आ रहा तो दे जस्ट वांटेड कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि टैक्स ज्यादा. सबसे पहले जो जमींदार थे उन लोगों को बुलाया, बोला भाई देखो ये जो लैंड है, किसान खेती करता है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. किस चीज के लिए? टैक्स इकट्ठा करने के लिए, कि आप सारे खेतों पे खेती करवाओ, ठीक, और आपको ओनरशिप दे दिया जाता है जो आपकी जमीनें हैं, और हम आपसे टैक्स लेंगे, आप इनसे टैक्स ले लेना. तो किसानों की जो सारी जमीनें थी, एक जमींदार बुला के बोला कि आपकी जमीन हो गई, आप इन पे खेती करवाओ और किसानों से क्या करो, टैक्स लो. ठीक है, क्या लिखा है? कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश टैक्स लेने के लिए नहीं जाएंगे, आप जाइए, आप टैक्स इकट्ठा कीजिए और हमारे को टैक्स दे दीजिए. तो हुआ क्या, 89% जो टैक्स थे, whatever they were collecting, तो 89% टैक्स ब्रिटिशर्स को देना होता था और 11% टैक्स किसान यानी जो जमींदार होते थे वो खुद रख लेते थे फॉर देयर डेवलपमेंट ऑल थिंग्स. ठीक से. और ये जो लैंड का जो रेवेन्यू था, जो टैक्स कितना देना, उसको 10 ईयर के लिए फिक्स कर दिया गया. 10 साल तक कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, और आपको एक काम करना है, whatever the farmers they are doing the farming, you have to collect the tax and you have to pay. तो ऐसा चलता रहा. अब अंग्रेज तो बेचारे बैठ गए, जमींदारों के पास क्या होगी, पूरी की पूरी पावर आ गई. अब इसका फायदा जमींदारों को क्या हो गया, जमींदारों को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि अब वो एक तरीके से बहुत छोटे इलाके के राजा हो गए. टैक्स लेना है, टैक्स करेक्ट ब्रिटिशर्स की तरफ कुछ होता था, वो लगाते कुछ थे, आता कुछ था, ब्रिटिशर्स को देते कुछ थे. मतलब उनके पास एक प्योर अथॉरिटी होगी कि अंग्रेजों की तरफ से भैया पब्लिक के ऊपर जितना जुल्म कर सकते हो, किसानों के ऊपर जितना जुल्म कर सकते हो जुल्म करो, और उसके बाद जितना टैक्स आता है, सपोज दैट अगर 100 रुपये टैक्स आया तो उसमें से 89 तो देना ही था, तो सिंपली बोलते थे 50 रुपये आया. और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को तो गेन किया किसने, जमींदारों ने. बट वहीं पे क्या हो गया, जो पुअर कंडीशन हो गई किसकी, विलेज फार्मर की, विलेज लोगों की, गांव के लोग, जमींदार सेठ लाला जबरदस्ती जाके टैक्स पे टैक्स डालते थे, टैक्स लेते थे. उनको पता था कि टैक्स नहीं दे पाएगा तो भी लेते थे, नहीं लेते तो उसके खेत ले लेते थे, जमीन ले लेते थे, जाओ तुम खेत से बेदखल हो गए, खेती करने के लिए तुम्हारा कोई हक नहीं. तो बेचारा किसान क्या करता, कैसे ना कैसे करके टैक्स भरता, या तो इनको जुल्मों को सहता. तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट. यहाँ पे अंग्रेजों ने जो किया, उसके बाद बेनिफिट्स किसको हो गए, जमींदार को, और किसान बेचारा और ज्यादा प्रॉब्लम में चला गया. नेक्स्ट है आपका रैयतवारी सिस्टम. अंग्रेजों ने देखा कि आफ्टर पुटिंग दिस परमानेंट सेटलमेंट स्टिल दे वर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर टैक्स. तो उनको और दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि भाई चेंज करते हैं. तो इसी बीच गवर्नर जनरल बने थॉमस मुनरो 1820, जो 1827 तक उन्होंने राज किया.
मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर उन्होंने क्या किया, एक नया टैक्सेशन सिस्टम लेके आया, दैट इज कॉल्ड द रैयत सिस्टम। रैयत मीन्स पीजेंट, रैयत मीन्स पीजेंट, किसान। उन्होंने बोला जो किसान खेती कर रहा है, भाई खेत आपका, खेत आपका है, ओनरशिप ऑफ लैंड इज योर, डू द फार्मिंग एंड नो वन विल कम टू यू टू टेक द टैक्स फ्रॉम योर साइड, वी विल कम। मतलब आपके पास टैक्स लेने के लिए कोई नहीं आएगा, एक अंग्रेज आएगा, एक अंग्रेज ऑफिसर आएगा, आपको टैक्स उसको देना है डायरेक्टली, ठीक है, समझ में आया। और उन्होंने क्या कर दिया, बीच के जितने भी मिडल मैन थे, जैसे उस वाले में क्या था, जमींदार था, फिर उसके नीचे वो रखते होंगे, तो उन सारे मिडल मैन को हटा दिया, अब केवल अंग्रेज और दूसरा होता था कौन, किसान, ठीक है। फिर वही बात हुई, टैक्स इतने ज्यादा होते थे कि किसान पे नहीं कर पाता था, तो पहले जुल्म ये लोग करते थे, अब अंग्रेज जुल्म करा होगा। आप फिल्मों में देख सकते हो, अंग्रेज टैक्स लेने के लिए आता है, लात मारता है, टैक्स दे नहीं तो भाग यहाँ से। तो वही जुल्म की कहानी फिर शुरू हुई, टैक्स इतने ज्यादा हाई होते थे, प्रॉब्लम होती थी, बाढ़ आ जाती तो सूखा पड़ जाता था, पर फिर भी टैक्स देना है। खेती में कितना आपने पैदावार किया, डजंट मैटर, दे वांट टैक्स, चाहे जहां से भी लेके आओ। और जब वो टैक्स नहीं देते थे तो उनकी जमीनों को क्या करते थे, अंग्रेज अपने पास रख लेते थे, और वो बेचारे जमीन से बेदखल होकर फिर एक टेनेंट्स बन जाते थे, दूसरे के खेतों में काम करने वाले लोग, ठीक है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, कंडीशन बुरी से बुरी हालत में थी यहाँ। नेक्स्ट आता है आपका महल वाले सिस्टम। पब्लिक परेशान, जनता परेशान, भाई जुर्म करके भी टैक्स नहीं मिलेगा ना, टैक्स अगर दे ही नहीं सकती जनता तो कहाँ से देगी। तो फिर एक और सिस्टम आया, दैट इज द महल वाले सिस्टम। मॉडिफाइड वर्जन था ये जमींदारी का, इस वाले का। जो जमींदार होते थे, हेड ऑफ द विलेजेस, दे वर टेकिंग द टैक्सेस एंड आफ्टर दैट दे वर सबमिटिंग टू द ब्रिटिशर्स, तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। इसको स्टार्ट किया था होल्ट मैकेंजी ने, कब, 1882 में। नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स पे लागू किया गया था, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों पे। यहाँ पे क्या किया गया, कुछ गांवों का एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक है। मान लो एक इलाके में 20 गांव है, उन 20 गांवों का एक ग्रुप बना दिया गया जिसको नाम दिया गया महल, ठीक है। इसलिए इसका नाम महल वाले सिस्टम पड़ा। महल मीन्स अ ग्रुप ऑफ फ्यू विलेजेस, ठीक है। और उन गांव के लोगों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि भाई हम किसी को नहीं भेजेंगे, आप में से कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले किस चीज का, टैक्स कलेक्ट करने का, और जो भी टैक्स की फीस है, जो भी टैक्स कलेक्शन है, आप वो टैक्स हमारे को दे दीजिए, सारे लोग मिलके। अगर सपोज 20 गांवों का टैक्स 100 रुपए होता है, ठीक है, तो अब गांव देखे कि एक गांव ही सारा देगा कि सारे मिलके देंगे, कोई कम ज्यादा देगा, अब उससे मतलब नहीं है। कई जगह पे जमीन होती है ना, लैंड फर्टाइल होती है, कहीं की नहीं होती है, तो जहाँ पे ज्यादा फर्टाइल हो तो आप वहाँ ज्यादा पैसे लो, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। अब अकेले अकेले से नहीं लिया जाएगा, पूरे 20 के 20 गाँव से लिया जाएगा, और जो अमाउंट होगा वो फिक्स होगा आपको, चाहे वो एक गाँव दे दे, सारे मिल के दे, कोई कम ज्यादा आपस में दे सकते हो, आपका इंटरनल मैटर होगा, हमारे को इतना पैसा चाहिए। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टैक्सेस बहुत ज्यादा था, हाई रेवेन्यू सिस्टम था, टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया। जब टैक्स ज्यादा लगा दिया गया तो टैक्स को इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो गया, प्रॉब्लम होती थी। और उस टैक्स को चुकाने के लिए सब लोग मिलके गांव के गांव जाते थे, लाला, साहूकार, बैंकर्स के पास कि भैया पैसे दे दीजिए, पैसे दोगे तो हमारे लिए फायदा होगा, हम टैक्स पे कर पाएंगे, और इस तरीके से फिर से उसी चक्कर में फंस जाते थे। और इस तरीके से सिस्टम चलता रहा, प्रॉब्लम होती रही, दिक्कतें होती रही, और सब कुछ चलता रहा। समस्या यही है, दिक्कतें यही है कि इन तीनों ही सिस्टम में अगर कोई परेशान था तो वो था और केवल किसान, और कारण था उसका हाई रेवेन्यू, रेवेन्यू ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से किसानों को क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धीरे धीरे प्रॉब्लम होता रहा, फिर आगे चल के किसानों ने भी क्या किया, रेवोल्यूशन किया। अब वो रेवोल्यूशन कौन सा था, कैसे था, वी विल टेल यू